बता दें, पहला आपने पढ़ा ये जो आपका सेकंड पेपर है मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिक्स, इसमें से हम आपका स्टैटिक्स पोर्शन लेके चल रहे हैं। स्टैटिक्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टैटिक्स की डेफिनेशंस, स्टैटिक्स का नेचर, स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस, उसका एम, ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग। अब सेकेंड टॉपिक इसकी थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो भी मैंने आपको बताया। आपके कोर्स में 3 प्रकार के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे, वो मैंने आपको बताया। इसका थर्ड टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत 3 मापों को सम्मिलित किया जाता है। इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में, व्यवहार के क्षेत्र में इत्यादि में किया जाता है। ये तीनों माप, तीनों की चाहे मध्यमान हो, चाहे मध्यम हो, चाहे बहुलांक हो, बहुलक को, ये मध्य स्थिति को दर्शाते हैं, मध्य स्थिति को दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है मध्यमान मीन, मध्याह्न यानी कि मीडियन, और बहुलक यानी कि मोड। मध्यमान क्या है? मध्यमान औसत है। मीडियन का मध्याह्न क्या है? इसके मध्य का बिंदु है। और मोड क्या है? बहुलक क्या है? उस नंबर में जो नंबर बार आ रहा है, जो ज्यादा आ रहा है, उसे कहते हैं बहुलक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मध्यमान के बारे में बताएंगे। मध्यमान से हमारा तात्पर्य क्या है? मतलब कि इन्हीं संख्याओं का योग और उन संख्याओं के नंबर। जैसे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम बता दें, चाहे मध्यमान हो, चाहे मध्याह्न हो, चाहे बहुलक हो, ये सब हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, 2 प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है जब आंकड़ा आपका वर्गीकृत हो, दूसरा तब है जब आंकड़ा आपका व्यवस्थित ना हो। एक अव्यवस्थित आंकड़े से यानी अनरूट आंकड़े से, और एक व्यवस्थित आंकड़े से यानी रूट आंकड़े से। और स्टैटिक्स में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो बहुत लाइटली क्वेश्चंस होते हैं। फिलहाल अभी आपको हम आपके बीएड के लिए बता रहे हैं। देखिए सबके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, तो 2 प्रकार से होता है। एक होता है अनरूट डेटा, दूसरा होता है रूट। जब हम अनरूट डेटा की बात करते हैं, रूट डेटा, ध्यान दीजिएगा, जब हम अनरूट डेटा की बात करते हैं, जब आंकड़े अव्यवस्थित हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x बार क्या है? मध्यमान का अनुपात है x बार, सिग्मा f अपॉन n। अब ये क्या है? ये है दिए गए प्राप्तांकों का योग, और ये क्या है? प्राप्तांकों की संख्या। ठीक है ना? अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको दिया गया है कि एक कक्षा में गणित के 10 विद्यार्थी थे। मान लीजिए सवाल है, या विज्ञान के किसी सब्जेक्ट के 10 विद्यार्थी थे, और 10 का जो अंक था वो क्रमशः ऐसे है 25, 15, 30, 45 और 20। जैसे उनका अंक क्या है? 25, 15, 30, 45, 20। देखिए हम रिपीट कर देते हैं, 25, 15, 30, 45, 20। अब देखिए कितने बच्चे हैं? 10। तो n कितना हुआ? n आपका कितना हो गया? 10। सिग्मा f मतलब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, 25 + 15 + 30 + 45 + 20 + 25 + 15, 30, 45 और 20। अगर देखो इन सबका योग करते हैं, इसका योग आता है 270। ठीक है, सिग्मा f मतलब प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांक के योग, और 10 क्या है? प्राप्तांकों की संख्या। इसको करके हम भाग कर देते हैं, क्योंकि औसत है, तो भाग कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका जो मध्य की स्थिति क्या है? 20 है। ये तो हो गया तब जब आंकड़ा कैसा हो? अनरूट। अब आप
20, 15 से 17, 12 से 14, 9 से 11, 6 से 8, 3 से 5। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम ले ले रहे हैं, 1 है, 3 है, 4 है, 10 है, 11 है, 8 है, 6 है और 2 है। आपको CI दिया है, आपको S दिया है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना है? X यानी कि मल्टीप्लाई। X हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रारंभिक बिंदु प्लस अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बटे रो। एक हम दिखा दे रहे हैं मध्य बिंदु का जो मिड पॉइंट है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट प्लस अंतिम बिंदु लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये माइनस का चिन्ह है, अपॉन 2। इनिशियल पॉइंट क्या है इसके बीच में? 24, लास्ट है 26 माइनस 24 अपॉन 2, 24 प्लस 2 अपॉन 2, 24 प्लस 1 बराबर 25। इसके बीच में 25 आ गया, इसके बीच में 22, 19, 16, 13, 10, 7 और 4। अब ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, वैसे भी आपको समझ में आ रहा है 24 से 26 के बीच में मध्य बिंदु कितना होगा? 25। आपको इसके क्या समझ सकते हैं? अब आप फॉर्मूले में आपके क्या है, इससे आपका काम नहीं बनने वाला है। फॉर्मूले में क्या है? S × X मतलब फ्रीक्वेंसी का मध्य बिंदु का गुणनफल। अब इसको हम गुणनफल करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, 25 बचा 25 होता है, 22 को 3 से करेंगे ये
FN14 हो गया आपका प्लस 14, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 14, एन कितना हो गया 35। CID तो हमने देखे प्रत्येक क्लास इंटरवल में कितने का अंतर है, क्लास इंटरवल में अगर आप अंतर ध्यान दीजिए तो 10 का अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे 80 से 89 तक 10 हुआ तो ये 10। अब इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इजी मेथड है, आप सब कैलकुलेट करते भी हैं, आपको पता भी होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर से कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, फिर 3.5 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 54.5 प्लस 4 अब क्या हो जाएगा 58.5, ये आपका आ गया शॉर्ट विधि से मध्यमान निकालना। 58 कैसे आ गया, इसी कल्पित मान के बीच का एक आ गया, ये आपके मध्य स्थिति को दिखाता है। अगर आप ध्यान दीजिए उसमें हमें जो लॉन्ग मेथड था वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आसान था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, थोड़ी लॉन्ग थी। इसमें क्या है, वैल्यू पुट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। आप इसके लिए सिंपल से फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है, फ्रिक्वेंसी का टोटल फ्रिक्वेंसी आप ऐड करके मान लेते हैं। डेविएशन आप कोई भी एक क्लास को कल्पित माध्य, जिस क्लास को आपको कल्पित माध्य मानना है उसी को आप 0 कर लेते हैं। ऊपर +1 +2 +3 +4 +1 गिरता होकर लिखते जाएंगे, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। अगर ये 7 होता तो हम बीच को मान लेते, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, 6 से सम नंबर है, तो हम एक नीचे को मान के चलते, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। देन क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जाना है, मल्टीप्लिकेशन करना कितना आसान है। धन चिन्हों को एक साथ जोड़ लेंगे, ऋण चिन्हों को एक साथ जोड़ लेंगे, दोनों को आपस में फिर कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस 14 आ गया। अब वैल्यू होती कल्पित माध्य है तो इसके बीच का मध्य को निकालेंगे 54.9, और ये 80 से 89 क्लास इंटरवल के बीच 10 का अंतर है, तो इसलिए हम CI हमारा 10 हो गया। इस तरीके से वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका कल्पित माध्य आ गया। इस तरीके से आप मध्यमान ग्रुप डाटा से भी निकालना सीख गए हैं, अनग्रुप डाटा से भी निकालना सीख गए हैं। अनग्रुप्ड से भी फार्मूला आपको पता है, फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आपका मध्यमान आ गया। अब हम अगली क्लास में मध्यमान पढ़ेंगे।